नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल चौधरी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ। मैं इस चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैथ्स में कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को आराम से मैथ्स में समझा पाऊँ। और ये मेरी 100% गारंटी है। आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहते हो तो आप मैथ्स को आराम से और बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हो। आज के इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम नंबर 3 जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के, वो अपन सोल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे 28/12/2020 को हुआ था एक पेपर आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 31। और इस वीडियो में अपन 1 से लेकर 15 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कौन सी डेट के? 28/12/2020 की शिफ्ट फर्स्ट थी, उसमें क्वेश्चन आए थे मैथ के 31 और अपन डिस्कस करेंगे 1 से 15। 1 से 15 क्यों? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आगे के क्वेश्चन अपन 16 से 31 कल डिस्कस कर लेंगे। क्या होगा इससे, क्या फ़ायदा क्या होगा? आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चन रामबाण होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जीके के उठा लो, साइंस के उठा लो, मैथ्स के उठा लो, रीजनिंग के उठा लो, 100% हेल्प करते हैं आगे के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे विद कॉन्सेप्ट के साथ तो 100% आपको फ़ायदा होगा। उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, या ऐसे भी पूछ ले 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10 और सबसे बड़ी कौन सी होगी 99। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100 और सबसे बड़ी कौन सी होगी 3 अंकों की 999। तो आपने क्या देखा, 2 अंक पूछे तो 1 लिख के 0 चिपकाना है, 3 अंकों की पूछे तो 1 के बाद में 2 0, 4 अंकों की पूछे तो 1 के बाद में 3 0 और इधर कितना आ जाएगा 4 9। 5 अंकों की पूछे तो 1 के बाद में 4 0 और इधर आ जाएगी 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बात करनी है अपनी सबसे छोटी संख्या पे 5 अंकों की। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? अब वो संख्या लिखो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, इसमें 7 का भाग देना है और 6 शेषफल बचाना है। 7 का भाग दो, 7 का भाग इसमें दूंगा तो 14 7 98। ठीक है, 14 बार गया, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये 0 उतारूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। 7 दूनी 14, 2 बार गया, देखो ये 0 उतार लिया था, फिर कितना बचा? अब बोलोगे सर 6 से इस पर बच गया, 1 0 बचा है, ये उतार लिया। अब इसमें मैं 7 का भाग देता हूँ तो 56, 7 8 56, कितना शेष बच जाएगा? 4। अगर ये 4 शेष नहीं होता तो पूरा पूरा भाग जाता, 4 शेष नहीं होता तो पूरा पूरा भाग जाता। 4 शेषफल बचा ना, लास्ट में ऐसे अपन बचपन में भाग देना सीखे थे, ये शेषफल ही तो बचता है यहाँ पे। ठीक है, बट शेषफल बचाना कितना है आपको? आप बोलोगे सर शेषफल 10,000 में भाग देते हो ना 7 का, तो शेषफल 4 बचता है, बचाना कितना है? 6। तो 10,000 की जगह कितनी होती है ये संख्या? अगर ये संख्या इतनी होती 10,002 होती तो शेषफल बचता या नहीं बचता? 6 शेषफल बचता। कैसे बचता? 10,000 में देखो जब 4 शेषफल बच रहा है तो 10,002 में आप भाग दोगे 7 का तो 2 एक्स्ट्रा और हो जाएगा ना, 4 और 2 कितना? 6 शेषफल बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 10,002 होगी वो संख्या। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 का भाग देने पे शेषफल क्या बचना चाहिए? 6 शेषफल बचना चाहिए। बट वो संख्या छोटी से छोटी हो सकती है। हो सकता है आपको पहले ऑप्शन में भाग दिया शेषफल 6 बच जाए, बट वो छोटी संख्या नहीं हो। इन चारों ऑप्शनों में छोटी भी होनी चाहिए और दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि वो शेषफल भी 6 बचाए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। भाग दिया, 4 शेषफल बच रहा था बट बचाना कितना आपको? 6, बट 4 ही शेषफल बच रहा था। वो संख्या 10,000 ना होकर 10,002 होती तो 6 शेषफल बच जाता। तो क्या ऑप्शन होता आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना ये चीज़ें। ये टाइम एंड वर्क का, समय और काम का क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को
30 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? एक काम को ये 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना होता है आपको? पहले तो टोटल काम निकालना होता है, टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, ये निकालो। कैसे निकलेगा? 20 और 30 का लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। लघुत्तम आपको एलसीएम एससीएम में पढ़ाऊंगा। एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 20 और 30 का भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी चला जाए, हो गया आपको 60। ये टोटल काम आ गया। करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में? ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, टोटल काम निकालना है। टोटल काम आएगा इनका लघुत्तम एलसीएम। ए 60 काम 20 दिन में कर सकता है, बी 60 काम 30 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछा है दोनों मिलके, ये दोनों करे, एक साथ मिलके काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा? इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि ये प्रतिदिन कितना काम करेंगे, इनकी इफिशियंसी क्या होगी, इनकी सफलता क्या होगी। तो मैं प्रतिदिन का काम निकालता हूँ। यहाँ पे मैं प्रतिदिन लिख रहा हूँ। एक इसी काम को 20 दिन में कर सकता है और कितना काम कर सकता है? 60। तो एक दिन में कितना करेगा? 3। आप खुद सोचो, टोटल काम को आप लड्डू मान लो, टोटल 60 लड्डू है, ए 20 दिन में खा जाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा? 3। 60 में मैंने क्या करा? 20 का भाग दे दिया। बी है, ये 60 लड्डू 30 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा? 2। ये इनके प्रतिदिन का काम आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। इसी प्रोसेस से आपको गुजरना है। आपसे पूछा दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना खाएंगे? आप बोलोगे 3 तो ए खाएगा, 2 बी खाएगा, दोनों मिलके एक दिन में खाएंगे 5। और खाने कितने हैं? 60 ही तो खाने हैं, टोटल काम 60 ही तो है, तो मैं 60 में 5 का भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके काम एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ सेम ऐसा ही। जैसे ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, समझना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बी और सी किसी काम को करते हैं इसी काम को 12 दिन में, और सी और ए इसी काम को करते हैं 15 दिन। तो तीनों मिलके एक साथ, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या करोगे आप? टोटल काम निकालोगे, टोटल वर्क, है ना। कैसे आएगा? 10, 12, 15 का एलसीएम। कैसे लोगे? ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 12 का भी भाग चला जाए, 15 का भी। तो दो संख्या को पकड़ लिया करो, 10 और 15 देखते हो आप, 10 और 15 आप देखते हो तो 30 आ जाएगी। 30 में दोनों का भाग जा रहा है बट 12 का भाग नहीं जा रहा, 30 का डबल कर दो तो 60 वो संख्या होगी जिसमें 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। यहाँ पे क्या निकालते हैं कि प्रतिदिन का हिसाब निकालते हैं कि एक दिन में कितना करेंगे। ए और बी 60 लड्डू 10 दिन में खा लेते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे? अब बोलोगे सर 60 में 10 का भाग दे दो, 6। बी और सी 60 लड्डू 12 दिन में खा जाते हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे? 5। सी और ए 60 लड्डू 15 दिन में खा जाते हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे? 4। इफिशियंसी निकालिए। आपसे पूछा है ए बी और सी कितने दिन में करेंगे इस काम को, तो मैं इसका टोटल जोड़ता हूँ। देखो 6 और 4 10 5 15 आ जाएगा। एक दिन में 15 खाएंगे, बट देखो ये 15 जो आया हर बंदा 2 बार खा रहा है। यहाँ पे भी एक बार खा लिया ए ने, यहाँ पे भी खा लिया, बी ने यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी खाया, बी ने यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी खाया। तो वास्तव में ये खाएंगे कितना? 15 थोड़ी खाएंगे, एक बार ही खिलाना है। इनकी वास्तव में इफिशियंसी आप तो ऐसे कर लो, इनको ऐसे जोड़ लो तो ऐसी ये वैल्यू आएगी। बट आपको खिलाना एक बार ही, तो ए प्लस बी प्लस सी कि एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 15/2। एक दिन का काम आएगा 15/2। तो टोटल काम कितना करना है? 60 में मैं 15/2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा, 15/2 का 15 का भाग 60 में दूंगा तो 2 पर जाके 4 से गुणा हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 दिन। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कैसे क्या करा ये तो आपने समझ में आ गया, ऐसे निकाल लिया। 15 आया, इसका आधा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ए 2 बार काउंट हो रहा है, बी 2 बार काउंट हो रहा है, सी 2 बार काउंट हो रहा है। देखो यहाँ पे आधा नहीं करा था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे तो आधा नहीं करा था, डायरेक्ट जोड़ा ही था क्योंकि ए सिंगल था, बी भी सिंगल था। यहाँ पे हर वैल्यू 2 बार आ गई, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो मैंने 15 का आधा करा, 15/2 और 60 में भाग दे दिया, 8 आंसर आ गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो उसी कॉन्सेप्ट बेस है जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। एक्स और वाई मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। वाई और जेड उसी काम को 18 दिन में, वाई और जेड इसी काम को कर रहे हैं 18 दिन में। एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, एक्स और जेड उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। आपसे कर रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो टोटल काम निकालो,
कैसे निकालोगे इनका एलसीएम? एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ आपको। एलसीएम एचसीएफ में अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी ऐसा देखो 12, 18, 15 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, 18 का भी चला जाए, 15 का। 12, 18 के लिए मैं सोचता हूँ तो 36 आता है 36 में, बट 15 का भाग नहीं जा रहा। 36 का 2 गुना करोगे तो 72 में भी 15 का नहीं जाएगा। 3 गुना करते हो 108 में भी नहीं जाएगा। 4 करते हो 144 में भी 15 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 5 गुना करते हो आप 180 आएगा। 180 ऐसा नंबर होगा जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 18 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। ये टोटल काम हो गया। 180 काम करना है और ये 12 दिन में कर देते हैं उसको, तो प्रतिदिन कितना करेंगे, ये इफिशियंसी निकाल रहा हूँ। 180 में मैं 12 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये 180 काम को 18 दिन में कर देते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 10। ये 180 काम को 15 दिन में कर देते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 12। देखो टोटल काम को आप कुल लड्डू मान लो, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 180 लड्डू 12 दिन में खा जाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 15। वाई और जेड 180 लड्डू 18 दिन में खा जाते हैं तो एक दिन में 10। एक्स और जेड 180 लड्डू 15 दिन में खा जाते हैं तो एक दिन में 12। क्या करना है, एक्स वाई जेड का निकालना है। इनको ऐड करते हो, 10 15 कितना, 25, 12 कितना, 37। 37 एक दिन में खाएंगे क्या, बिल्कुल खाएंगे, बट हर बंदा 2 बार खाएगा। एक्स भी 2 बार खाएगा, वाई भी 2 बार खाएगा, जेड भी 2 बार खाएगा। तो मैं बोलूँ एक्स वाई और जेड क्या 37/2 खाएंगे क्या? आप बोलोगे हाँ साहब यही खाएंगे, 37/2। 37/2 का मान निकालता हूँ मैं, 18.5 आता है। एक दिन में एक्स वाई जेड 18.5 लड्डू खाएंगे। खाने कितने, 180। 180 में 18.5 का मैं भाग दूंगा तो आपको आंसर लगभग पूछा है। देखो मैं देखो समय एक्स वाई जेड का समय निकाल रहा हूँ, का समय मैं 180 टोटल काम है, टोटल लड्डू है, और एक दिन में 18.5 आप खाते हो तो 180 को खाने में कितना दिन लग जाएगा, 18.5 का भाग दे दो। अब आप ऑप्शन देखते हो, मान लो ये 180 होता, बटे में भी 18 होता तो 10 बार जाता, तो लगभग 10 बार जाएगा भाई, 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो लगभग में पूछा है तो क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन ही बनेगा। अब क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के भी आप टिक कर सकते हो। लगभग 10 बन रहा है तो लगभग में ही पूछा है तो 10 आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/√34 है, कोस थीटा बराबर 5/√34 है। तो पूछा है, देखो टेन कोट क्या होता है, इधर मैं साइड में आपको समझाने जा रहा हूं। देखो टेन थीटा जो होता है ना, दिमाग में उठा लो, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये टेन थीटा के मान होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा का मान होगा, ठीक है। और कोट थीटा इसका उल्टा होता है, कोट थीटा होता है साइन थीटा, टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ये समझो वैल्यू, एक काम ये कर सकते हो, या तो आप टेन थीटा का मान निकाल लो डायरेक्ट यहाँ से। टेन थीटा कैसे, टेन और कोट का मान निकाल लो, टेन का निकाल लो, टेन का उल्टा कर दोगे तो कोट का मान आ जाएगा। मैं टेन थीटा का मान निकालता हूँ यहाँ से। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 3/√34, 3/√34। ये साइन थीटा का मान है, बटे में कोस थीटा आएगा, कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 5/√34। बटे में यहाँ पे √34 है, यहाँ पे भी √34 है, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, साइन की जगह देखो साइन का मान रखा है, कोस की जगह कोस का मान रखा है। टेन थीटा जो होता है साइन बटे कोस होता है। साइन का मान 3/√34, कोस का मान 5/√34, रूट से रूट कैंसिल हो गया, √34 से √34, ऊपर से 3 बचा, नीचे से 5 बच गया। अब जो कोट थीटा होगा आपका, कोट थीटा होता है, ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी तो देख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो रहा था, कोट थीटा होता है। यहाँ पे वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 प्लस टेन थीटा का मान कितना है, देखो 3/5, ये तो मान आ गया। बटे में 1 माइनस कोट थीटा का मान कितना है, 5/3। इसको सोल्व करना है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ऊपर वाले को क्वेश्चन मान लो, इसको सोल्व कैसे करोगे, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8/5, 8/5 होगा। बटे में देखो 3 एकम 3, बीच में माइनस का है, इसको मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। 3 - 5/3 आएगा, तो
माइनस का 2/3 होगा या नहीं होगा। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। देखो 8 बटे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 8 3 से गुणा हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 2 नीचे है ही, और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। 2 का भाग में 8 में दूंगा तो 4 बार जाएगा, 4 3 से गुणा हो जाएगा 12, माइनस का चिन्ह है, बटे में 5 है। क्या आंसर आ जाएगा? 12/5। बिल्कुल सिंपल है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। सिंपल तरीके से मैंने बताया, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुछ भी करा नहीं करा मैंने, टेन थीटा का मान निकाल लिया, कोट का निकाल लिया, वैल्यू रखी है, कैलकुलेट करा है, कुछ भी नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। आपको एग्जाम पास करना है तो 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र है, 2 पेपर है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। क्वेश्चन ये समझा रहा है आपको, 2 पेपर आया है आपका, एक तो 200 नंबर का है और एक 150 नंबर का है। कुल मिला के आपको दोनों पेपरों में 50% लाने हैं। अलग अलग 50% नहीं, टोटली 50% लाने, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो एक तो 200 नंबर का पेपर है और एक 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, पहला पेपर वो देता है, उसने 40% मार्क्स ले आया इसमें। इसका में 100 का 40% 40 होता है, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा? 80 नंबर आ गए। जबकि उसके आने कितनी चाहिए पेपर पास करने के लिए, दोनों पेपरों का 50%, तो दोनों पेपर 200 और 150, तो देखो टोटल 350 हो गए। 350 का मैं 50% करता हूं तो कितने मार्क्स आने चाहिए उसके? 175। अभी तक उसको कितने आए पहले पेपर में? 80। और लाने कितने हैं? 50% लिखा हुआ ना, 50% लाने हैं दोनों पेपरों में, कुल मिला के 50%। 200 और 150, 350 में से 50% आएंगे तो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अलग अलग 50% नहीं लाना। पहले पेपर में क्या करा उसने, 40% मार्क्स आ गए 80, 175 में से 80 आ गए। अब इसमें कितने लाना होगा? आप बोलोगे 95। कैसे आया? 175 में से मैंने 80 घटा दिया। अब 95 मार्क्स उसको लाएगा ना सेकंड पेपर में, तो वो क्वालिफाई होगा। पेपर कितने का है? 150 का। तो आपको 95 नंबर लाने हैं, कितने में से? 150 में से, ठीक है। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा। तो यही पूछा आपसे सेकंड पेपर में उसको कितना % मार्क्स लाना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 के पार्टे से मैं काटता हूँ, इसको 2 बार, इसको 3 बार। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19। मैं इसमें 3 का भाग दे दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 6 18, 3 3 का 9, 63 पॉइंट इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो आपसे पूछा है, लगभग में पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 64%। 64% मार्क्स आपको लाना ही होगा, तब जाके आपके 50% बनेंगे और आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 2 पेपर देता है, पहले 200 पेपर का है, दूसरा 150 नंबर का है। पहले पेपर में 40% मार्क्स आ जाते हैं तो 80 नंबर आ गए, 200 का 40%। कुल मिला के उसके आने चाहिए 50%, 350 का 50%, 150, 175 में से 80 आ गए, तो दूसरे पेपर में उसको मजबूरन 95 लाना पड़ेगा। कितने में से? 150 में से। ये आपसे पूछा है, ठीक है। अगले देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन सीखेंगे। 2-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अलजेब्रा में। एक होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इस तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, या एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में। जैसे आपसे पूछ ले 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। आप बोलोगे कोई बड़ी बात थोड़ी है सर, मैं 10 का स्क्वायर करूंगा 100 और 9 का स्क्वायर करूंगा 81, 100 में से 81 गए तो 19 बचेगा। बड़ी बात तो नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 माइनस 9, 10 प्लस 9। आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, तो भी देखो 19 ही आएगा। 10 में से 9 गया तो 1, और 10 और 9 कितने हो गए? 19। 19 1 से गुना होगा तो 19 ही आएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके क्यों समझा रहा हूँ, क्यों आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। बीच में माइनस का चिन्ह हो, दोनों पे स्क्वायर हो, तो एक बार में माइनस करना है, एक बार में प्लस। या आप प्लस को पहले भी लिख सकते हो, माइनस को बाद में लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ तो ये, एक फॉर्म ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो दोनों पे क्यूब है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसकी फॉर्म बनती है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म बनती है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। देखो यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, अंदर फिर प्लस ही आएगा। याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, बाकी अंदर प्लस आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस में होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आगे प्लस ही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस में आएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखता हूँ ए माइनस बी, फॉर्मूले की जगह रखूंगा क्योंकि आपसे ये मान पूछा है, ये इसी में आएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। अब आपके पास ये मान कब आ सकता है, जब ये पता हो। सोचना पड़ेगा। देखो भाई ये ओनली फॉर ये मान ही निकालना आपको। कब आ सकता है, मेरे को ये मान पता लग जाए, इसका भाग में इसमें देती, इसका मान आ जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा मेरे को। तो ये इससे आएगा। इससे कैसे आएगा, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है। अभी आपने बताया सर आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, लिख सकता हूँ। और बराबर में कितना है 25। ए प्लस बी का मान कितना दे रहा था 5, तो ए माइनस बी, इसकी जगह ए प्लस बी की जगह मैं 5 रख सकता हूँ, बराबर में 25 है। 5 का भाग में 25 में दूंगा, 5 बार जाएगा, तो ए माइनस बी का मान भी कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मैं 5 रखूंगा, तो 5 गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। 5 का भाग में इसमें दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 625 में मैं 5 का भाग देता हूँ तो 125। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपको प्रैक्टिस से ही चीज़ें समझ में आएगी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने 3 फॉर्मूले इसमें आपको बताए, तीनों याद होनी चाहिए। बीच में माइनस का चिन्ह हो, दोनों पे स्क्वायर हो, तो एक बार इसको माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बीच में माइनस का चिन्ह हो, दोनों पे क्यूब हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ए बी में माइनस रहेगा, बाकी अंदर प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बीच में प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी अंदर माइनस हो जाएगा ए बी के साथ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वह सबसे बड़ी संख्या बताई जिसमें 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचे। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। 155 है, 260 है और 315 है। किसी संख्या से भाग देने पे 155 में से 5 शेषफल बच जाता है, इसमें से 10 शेषफल बचता है और इसमें से 15 शेषफल बचता है। देखो क्या करा, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको जिसमें 115, 260 और 315 में भाग दिया ना, तो 155 में तो 5 शेषफल बच गया, 260 में से 10 और 315 में से 15। ये घटा देना है शेषफल, तो 150, यहाँ पे 250 बचेगा और यहाँ पे 300 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब शेष बच रहा ही नहीं है, मतलब उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो 150 को भी विभाजित कर दे, 250 को भी विभाजित कर दे और 300 को भी विभाजित कर दे पूरी पूरी, क्योंकि शेषफल तो आपने घटा दिया, जो शेष बच रहा था ना वो तो घटा दिया कि शेषफल की झंझट ही खत्म हो जाए। तो 150 में देखो, मैं ऑप्शन से देखता हूँ, 150 में मैं 50 का भाग दे रहा हूँ, पूरा पूरा जा रहा है, 250 में भी जा रहा है, 300 में भी जा रहा है। 75 में मैं देखता हूँ, 75 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें जा रहा है, बट इसमें नहीं जा रहा, तो बड़ी नहीं हो सकती। चारों ऑप्शन में बड़ी कौन सी है और सूटेबल कौन सी है 50। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका फैक्टर कर सकते हो, 150, 250, 300 में से बड़ा कॉमन क्या है, वो एचसीएफ होता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन यही पूछा है आपसे, 150, 250, 300 का एचसीएफ बताओ, 50 आंसर होगा, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। मैं देखो महिलाओं का रह रहा हूँ W, वुमेन और M, ये रेशो आपको दे रखा है, 3:2 में है, ठीक है। हुआ क्या, 3:2 में अनुपात था, 300 महिलाएं क्लब में शामिल और हो गई, तो पुरुष तो उतने ही हैं जितने पहले थे, ठीक है। ऐसा करने पे अनुपात क्या हो गया, 5:2 हो गया। देखो पुरुष तो पहले भी 2 थे, अभी भी 2 है अनुपात में, अनुपात भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये चेंज हो जाता तो अपन इसको बराबर करते, क्योंकि पुरुष तो हिले ही नहीं, जितने पहले थे उतने ही अभी है। महिलाओं की संख्या चेंज हुई है, महिलाएं पहले 3 थी, 3 से कितनी हो गई 5, कितनी बड़ी, अब बोलो कि इससे 2 बड़ी,
2 इकाई बढ़ी है या 2 यूनिट बढ़ी है यूँ मान लो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है 300, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 300 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो 150। अब पूछा है क्लब में अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या क्या है अब प्रेजेंट में, अब कितनी महिलाएं 5, जब 1 का मान 150 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 150 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 750। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। दो संख्याओं का योग 60 है, उनके मैसेप और लैसेप क्रम से 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ये आपसे पूछा। पहले तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, दो संख्या जब ए और बी है, दो संख्या ए और बी है, इनके एलसीएम में एचसीएफ निकालता हूँ, दो संख्या ए और बी है, इनका मैं एलसीएम निकालता हूँ एक, और एक निकालता हूँ एचसीएफ, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की, ये दिमाग में बैठा लो। दो संख्या ए और बी है, उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, दो संख्या आपने ए और बी माना है, उनका योग कितना दे रखा है 60, उनका मैसेप और लेसेप क्रम से 12 और 72 है, मैसेप और लेसेप, मैसेप का मतलब होगा एचसीएफ, एचसीएफ आपको दे रखा है 12 और एलसीएम आपको दे रखा है 72। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रम क्या होता है, देखो कोई संख्या ए है, ए का व्युत्क्रम होगा 1/a, उल्टा होता है बी का व्युत्क्रम होगा 1/b, इनका योग पूछा है, इसको सोल्व करना है। देखो व्युत्क्रमों का योग मतलब संख्या जो भी है उसका उल्टा, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, ये व्युत्क्रम होता है संख्या का उल्टा। तो संख्या ए और बी थी, ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, दोनों का टोटल पूछा है, जोड़ दिया, इसको सोल्व करोगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा। जब ए बी में मैं ए का भाग दूंगा तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी। ए बी में जब मैं बी का भाग दूंगा बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए, बीच में प्लस है, बी प्लस ए लिखूं या ए प्लस बी लिखूं बात एक ही है, ए प्लस बी बटे ए बी आपका आंसर होगा। बट आपने देखा ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, ऑप्शन में ये मिलेगा भी नहीं। ए प्लस बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 60, ए बी दे रखा है क्या आपको, आप बोलोगे सर ए बी तो दे ही नहीं रखा, मैं बोल रहा हूँ ए बी आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है, मैंने अभी आपसे बताया कि ए और बी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम आपका दे रखा है 72 और एचसीएफ कितना दे रखा है 12, तो ए गुणा बी का मान 72 गुणा 12 होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 गुणा 12 और इसको सोल्व कर लेता हूँ। 12 का भाग जब मैं 60 में देता हूँ तो 5 बार जाएगा और 72 बटे में रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/72, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ इसमें लेके चलनी है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आओ, रूट में 54 गुणा रूट में 125 बटे रूट में 24 गुणा रूट में 45 का मान क्या होगा। जिसमें सिंपल सी चीज़ आपसे पूछता हूँ, रूट 6/√2 ये है, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों पे रूट लगा के एक ही रूट लगा दूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट पूरा रूट एक ही ले लिया, रूट में 6/√2, तो 6 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा और रूट लगा रह जाएगा उसमें। या आप ऐसे भी कर सकते हो, √3 गुणा √2, गुणा भाग में आप ऐसे कर सकते हो, तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ ना, 3 गुणा 2, तो आप बोल दोगे √6 आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में करना है आपको, ऐसे इस क्वेश्चन में करना है, क्या करना है, ले लो आप 54 गुणा 125 बटे 24 गुणा 45, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ, 5 के पहाड़े से ये 25 बार, और मैं इसको सोल्व करता हूँ 5 का भाग इसमें भी दूंगा तो 9 बार, ठीक है, समझ में आ रहा है। 9 का भाग मैं इसमें दे देता हूँ 54 में कितनी बार 6 बार, और 6 का भाग 24 में कितनी बार 4 बार। क्या बचा, ऊपर तो बचा कितना 25 और बटे में बचा 4। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2.5, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, लाभ आने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। मैं आराम से एक एक चीज़ समझाते हुए जा रहा हूँ। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। छूट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अंकित मूल्य पे दी जाती है, दिमाग में बैठा लो, छूट हमेशा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य मान लो, लागत होती है कॉस्ट, अंकित मूल्य 100 है तो लागत, या बोल सकते हो क्रय
लागत मूल्य ये क्रय मूल्य, इसका 75% होगा तो 75 होगा। यदि 15% की छूट दी जाए, अब छूट किस पे दोगे, मैंने बोला हमेशा छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे। 15% की छूट दी जाती है तो इसमें 100 की चीज़ आप 15% की छूट पे बेच दोगे तो 85 में बेचोगे। ये आपका एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य पे जैसे आपने छूट दी तो आपने बेच दिया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आपकी लागत कितनी थी 75, बेच कितने में दिया 85 में, क्या होगा आपको, लाभ होगा। तो हानि का ऑप्शन तो काट दो, COD आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि होगा लाभ ही। 75 की चीज़ आपने 85 में बेच दी, लाभ ही तो हुआ। 75 की चीज़ आपने बेच दी कितने में, 85 में, कितने का लाभ, 10 का लाभ। किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ, हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। 10 का लाभ 75 पे, और इसको परसेंटेज में बदलना है, मैं 100 से गुणा कर दूंगा। 25 चौके 100, 25 75, और 40 में मैं 3 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13.33% आपका लाभ होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, अंकित मूल्य मैंने 100 माना। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य का 75% लागत मूल्य या क्रय मूल्य है, 75 आ गया। 15% छूट दी, उसने कोई चीज़ बेच दी, 100 की चीज़ थी, 15% छूट पे वो बेचेगा। छूट देते ही वो बिकती है, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य कह तो नहीं रहा, छूट देने का मतलब ही बेचना होता है। 85 में उसने बेच दी, जबकि चीज़ थी 75 की, बेची 85 में, फ़ायदा ही होगा उसको। कितना हुआ आपने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। हरीश के मासिक वेतन, हरीश का जो मासिक वेतन है 45,000 है, में से 1/3 वो शिक्षा पे खर्च कर देता है और 2/6 भाग भोजन पे वह अन्य आवश्यकताओं पे खर्च होता है। शेष वेतन वह बचत करता है। बचत की राशि क्या है, हरीश क्या करता है, 45,000 रुपये उसकी सैलरी है, ठीक है। 1/3 तो उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 2/6 उसने भोजन पे और अन्य आवश्यकताओं पे उसने खर्च कर दिया। देखो 2/6 का मतलब भी तो 1/3 है, 2/6 का मतलब भी तो 1/3 है। क्वेश्चन ने आप कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें डाल देता है। 2/6 का मतलब 1/3 है। 1/3 उसने शिक्षा पे खर्च करा और फिर से 1/3 उसने कितने, भोजन पे, अन्य आवश्यकता पे खर्च कर दिया। कुल मिला के कितना खर्च कर दिया, 2/3। 1/3 कितना खर्च कर दिया, 2/3। अब बोलोगे सर 2/6 था ना, 2/6 को सोल्व करोगे तो 1/3 ही आएगा। 1/3 और 1/3, 2/3 आपने खर्च कर दिया, मतलब आपकी सैलरी कितनी थी 3, इसमें 2 खर्च कर दिया, 2 हिस्सा खर्च कर दिया, 1 हिस्से की बचत हुई है। तो 45,000 के मैं 3 हिस्से करता हूँ, बराबर 15,000 के 3 हिस्से बनेंगे। 30,000 खर्च कर देगा, 1 की बचत कर लेगा, मतलब 15,000 वो बचा लेगा। या आप ये भी कह सकते हो 2/3 का मतलब आपकी इनकम 3 है, वो खर्च कितना कर दिया 2, बचत कितने की होगी 1 की। सैलरी आपकी 3 है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है वो सैलरी कितनी है आपकी 45,000 है। 1 का मान निकाल लूँगा, 45 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 15 आएगा, 15,000, और यही आपकी बचत है। 3 में से 2 तो आपने खर्च कर दिया, 1 ही तो निकालना आपको, और 1 का मान कितना आ जाएगा 15,000। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझना। जैसे 5% का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज होगा 5 रुपये। 5% का मतलब जब आपका मूलधन 100 रुपये हो तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपये। 15% का मतलब होता है जब मूलधन आपका 100 रुपये हो तो 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 15 रुपये। तो मैं आपको ये कह दूँ कि आप 1 साल में ब्याज कमाते हो 12.5 रुपये और मूलधन 100 है, तो आप बोलो कि वही आपकी रेट होगी। जब मूलधन 100 रुपये हो तो 1 वर्ष का ब्याज ही आपका क्या होता है, रेट होती है। दोबारा सुनना, जब मूलधन 100 रुपये हो तो 1 वर्ष का ब्याज ही आपकी रेट होगी। जैसे मूलधन 100 है और 1 साल में आपने 20 रुपये ब्याज के कमाए, ये आपकी रेट है, 20% ही आपकी रेट है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन को लेके चलेंगे। 3400 रुपये मूलधन है और 4 साल में आपने ब्याज कमाया, इंटरेस्ट कमाया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, आपने कितना कमा लिया 680 रुपये। तो आप कोशिश ये करा करो इसको मैं 100 में कन्वर्ट करूँ। 100 कब हो सकता है, ये 34 नहीं होता, तो मैं 34 का भाग दे देता हूँ उसमें। तो 34 का भाग दूंगा तो ये 34 से कम 34, और 4 वर्ष में अगर 100 रुपये होते, 34 दूना 68, ऐसा ही कितना होता, 20 रुपये होता। 3400 का ब्याज 680 है, तो 100 रुपये का ब्याज 4 वर्ष का कितना होगा, 20 रुपये होगा। 20% आपकी रेट होगी क्या, नहीं सर, 20% तो हो गई 4 साल की। 100 रुपये पे 1 साल में कमाया गया ब्याज रेट होती है,
तो 1 साल का निकालो आप, 20 रुपये कमाते हो 4 साल में, तो 1 साल में कितना कमाओगे? मैं 20 में 4 का भाग दे दूंगा तो कितना? 5। 1 साल में आप 5 रुपये कमाओगे 100 रुपये पे, वही आपकी रेट होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये चीज़ें बता दी। बाकी आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व करते हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T अपॉन 100 बराबर में ऐसा ही होता है। इसमें रख के भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बट वो जमाना गया कि आपको इन चीज़ों को साथ में लेके चलो फिर करो, बहुत पीछे रह जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत में देखो क्या होता है, देखो आयत क्या होता है। आयत का मैंने एक डायग्राम बनाया, ये आयत है, ये इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है इसकी। ये लंबाई है तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई होगी। दो चीज़ें होती है, एक इसका परिमाप होता है, एक इसका क्षेत्रफल होता है। परिमाप का मतलब परिक्रमा, किसी की परिक्रमा दे रहे हो मान लो, परिमाप का मतलब इसकी भुजाओं का टोटल होता है। आपने यहाँ से परिक्रमा देना स्टार्ट करा, यहाँ से चलोगे, फिर यहाँ चलोगे, फिर यहाँ चलोगे, फिर यहाँ चलोगे, वापस इस बिंदु पे आओगे, तो परिमाप कितना चल लिया? लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले, फिर लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले। तो ऐसे में लिखना चाहूँ तो इसका परिमाप हो जाएगा लंबाई, लंबाई कितने लंबाई चले? 2 लंबाई, एक लंबाई, एक लंबाई तो ये चल रही। चौड़ाई कितने चले? एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, 2 चौड़ाई, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई को चौड़ाई से गुना करा दो। कितने बाई कितने की कोई चीज़ है वो देख लो आप। आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालना कितने बाई कितने का है वो देख के चलना है कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आओ। आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आयत का परिमाप 48 दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश क्या करो जब आप प्रैक्टिस करो डायग्राम बनाओ। लंबाई चौड़ाई से दुगनी, अगर चौड़ाई x है तो ये 2x होगी या नहीं होगी? तो ये भी 2x होगी और ये x होगी, आमने सामने की वजह समान होगी। इसका परिमाप क्या होगा? बोलोगे सर सभी को जोड़ दो, 2x और x, 3x, 5x और 6x, ये इसका परिमाप होगा। टोटल लंबाई ही परिमाप होती है। 6x इसका परिमाप हो गया। इस फॉर्मूले में रख के भी आप परिमाप ले सकते हो। जबकि क्वेश्चन कह रहा है इसका परिमाप कितना है? 48 है। यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 8। आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी? 2x गुणा x, इसका क्षेत्रफल है 2 गुणा x का मान मैं यहाँ पे 8 रखूँगा, गुणा फिर यहाँ पे 8, देखो 2 गुणा x गुणा x, x ये रहा और एक x ये रहा, 8 गुणा 8। इजीली आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, मैं बहुत तरीके से इसको समझा सकता हूँ। सोल्व करते हो 64 का 2 गुना करोगे 128, और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा सेमी स्क्वायर या वर्ग मीटर में या सेमी स्क्वायर में या वर्ग सेमी में आती है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसको करना चाहता ऐसा करता कि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी, ये 2 ये, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। 2 2 4 1 6, 6 का मान 48, 1 का मान कितना हो जाएगा? 8। देखता हूँ मैं, ये 2x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बनेगा, x की जगह मैं 8 रखूँगा, 2 गुना 64, 128 इसका आंसर आ जाता। मैं तो यहाँ पे ख़त्म कर देता क्वेश्चन को, बट ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखो एलजेब्रा का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? x/2 प्लस 2/y बराबर 1 हो और y/2 प्लस 2/z बराबर 1 हो, तो z/2 प्लस 2/x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको ओनली फॉर प्रैक्टिस से आएंगे। वैल्यू कैसे आप इसमें अज्यूम कर पाओगे? वैल्यू रखनी होती है ऐसे क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं करना होता, और तभी पॉसिबल होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सोल्व करने जा रहा हूँ वो देखो। मैं यहाँ पे देखता हूँ x का मान, देखो इस चीज़ को उठाओ, एक एक को पकड़ो, x प्लस 2 2/y बराबर 1। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर y का मान यहाँ पे, y का मान मैं 1 रख देता हूँ, देखना y का मान मैं 1 रखता हूँ तो 2 में मैं 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2, बट बराबर में 1 आना चाहिए, तो x का मान मजबूरन मेरे को -2 रखना पड़ेगा। देखो तो -2/2 प्लस 2/1, मैं इसमें भाग देता हूँ, -1 प्लस 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 1। सेटिस्फाइड हो रहा है? तो x का मान मैंने रखा -2, y का मान रखा 1। ये आगे चलो, y का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना? 1, y की जगह, क्योंकि x का मान तो मैंने -2 रखा है और y का मान 1 रखा है, तो यहाँ पे भी वही रखना पड़ेगा।
वाई का मान मैं जैसे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1/2 आ जाता है, यहाँ पे 2/z आएगा, बराबर में 1। तो बराबर में 1 करना पूरा, आधा तो हो गया, इसको आधा बनाना है। तो इसको आधा बनाने के लिए इसको पूरा कंप्लीट आधा करना पड़ेगा। तो मैं y की जगह z की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, क्योंकि 2 का भाग मैं 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो आधा ये पूरा 1 बन जाएगा। तो z का मान मैं क्या रखूँगा, 4। तो मैंने वैल्यू देख ली, x का मान मैंने -2 रखा है, y का मान मैंने 1 रखा है और z का मान मैंने 4 रखा है। ये प्रैक्टिस से आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो। z का मान देखो 4 है, 4/2 प्लस 2/x का मान मैंने कितना रखा है, -2। 4 में मैं 2 का भाग दूंगा 2 और -1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। प्लस क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज का। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 5400 के, ये 5400 है ना, योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। देखो 5400 का आप 18% निकालते हो, कैसे निकालोगे, 5400 का 18% इस तरीके से निकालो, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ, 18 चौक 72, कैरी किया 7, 18 पंजे 90, 972 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 2400 का 12% निकालो और उसमें क्या जोड़ोगे कि 972 बन जाए, 5400 का 18% बन जाए। तो मैं 2400 का जैसे ही 12% निकालता हूँ, नीचे निकाल रहा हूँ, 2400 का 12% ऐसे निकलेगा, क्या आया, 5 चौक 48, कैरी किया 4, 5 दूना 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 288, ठीक है। तो मैं 288 में मैं क्या जोड़ूं कि ये जोड़ते इसका मान 972 आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ n जोड़ देता हूँ, 288 उधर जाके घटेगा, 972 में से मैं 288 घटाऊंगा, तो इसको मजबूरन मेरे को 12 करना पड़ेगा, तभी 8 घटेगा। 12 में से 8 गए तो कितना, 4। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 8 घट नहीं सकता, इसको 16 करना पड़ेगा, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 2 गया तो कितना, 6। क्या आंसर आ जाएगा, 684, डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन अपन ने 15 क्वेश्चन करें इस वीडियो में। आगे की इसके 16 से लेके 31 क्वेश्चन, 16 से 31 शिफ्ट फर्स्ट के ये क्वेश्चन 30-12 के जो कर रहे हैं अपन, वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और धीरे धीरे हर चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, बट कंडीशन ये है, आप रेगुलर रहो। रेगुलर मेरे से नहीं, आप किसी से भी पढ़ते हो, आप उससे रेगुलर जुड़ के रहो, 100% एक दिन आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, धन्यवाद।